4-6 दोस्त एक जगह बैठे रहते हैं, समय व्यतीत करते हैं, आपस में बातें करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तभी एक दोस्त की सारे दोस्त मिलकर खिंचाई करते हैं कि तुम ऐसे ही मर जाओगे, तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। लड़का बड़ा परेशान हो जाता है कि मेरी सचमुच में शादी नहीं होगी क्या। लेकिन दोस्तों को जब देखते हैं सारे दोस्त कि ये नाराज़ हो रहा है तो कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोस्त वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके जाने के बाद सारे दोस्त आपस में बात करते हैं, यार नहीं ऐसा नहीं हम लोगों को करना चाहिए था, ये मजाक हम लोगों को भारी पड़ गया क्योंकि हमारा दोस्त जो है नाराज़ हो गया। अब हमको मिल के इस दोस्त की शादी करवानी है चाहे जैसे। दोस्तों अंततः एक दिन ऐसा आता है जब उस दोस्त की शादी पड़ जाती है। सारे दोस्त आपस में मौज मस्ती करते हैं। जानते हैं कि जब कोई दोस्त की शादी होती है तो कितनी खुशी होती है। दोस्तों जो दुल्हन होती है उत्तराखंड के ऊधम नगर की होती है, ऊधम सिंह नगर की, और जो दूल्हा प्रदेश के मुजफ्फरनगर थाना का एक गांव पड़ता है दूधाधारी। दोस्तों एक माँ शादी हो जाती है, जो लड़का होता है उसका नाम बादल होता है, धूमधाम से हो जाती है। सारे दोस्त जो होते हैं, अब जानते हैं दोस्त कमीने भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। शादी में पूरी तरीके से मौज मस्ती माहौल बना के डांस करते हुए जिसमें जितनी भी रस्में रिवाजें थी और सुबह में दुल्हन की विदाई करा के लाया जाता है। उसके बाद 2 मार्च को जब शाम होती है तो दूल्हा अपने रूम में जाता है और संबंध बनाता है अपनी पत्नी से, यानी कि सुहाग रात मनाता है। दोस्तों जो आगे होने वाला था वो बहुत ही चौंकाने वाला होने वाला था, क्योंकि वो जो दुल्हन लेके आई थी, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आई थी, वो अपने पति बादल को भी खिलाई और अपने परिवार वालों को। सारे लोग खाना खाने के बाद सो गए। बादल भी अपनी पत्नी से सुहाग रात मनाने के बाद अगली सुबह जब होती है तो गांव वाले जाते हैं दुल्हन को देखने के लिए। जैसे कि रस्में होती हैं, महिलाएं जाती हैं जुट के देखने के लिए कि चलें दुल्हन देख के आया जाए। देखते हैं तो सारे परिवार के लोग अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है। लोगों को कुछ आशंका होती है कि क्या हो गया। तभी गांव के मुखिया जी को बुलाया जाता है, और जब गांव के मुखिया जी को बुलाया जाता है तो मुखिया जी अपने माध्यम से जो नज़दीकी थाना पड़ता है वहाँ सूचित करते हैं कि ऐसी सी बात है। तो पुलिस फोर्स को आने में थोड़ा सा देरी हो जाती है, लेकिन इस बीच मार करके होश में लाते हैं। जब बादल होश में आता है तो बताता है कि हम लोग तो खा के सो रहे थे। तभी मुखिया जी कहते हैं तुरंत चल के FIR कराया जाए। दोस्तों मुखिया जी के कहने पर थाने पर जाकर बादल अपनी पूरी शिकायत लिखित रूप से देता है और FIR दर्ज होता है। पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं कि अभी कल शादी हुई, एक दिन के बाद दुल्हन पूरा गहना जो जरूरी जेवरात लेकर फरार हो गई, रफ चक्कर हो गई। उसके बाद पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। 6 जून को पुलिस की खुफिया एजेंसी जो होती है वो आखिरकार उस दुल्हन का पता लगा लेती है और जाके छापे में पुलिस के द्वारा दुल्हन और उसके 6 साथी गिरफ्तार किए जाते हैं। तो दोस्तों जब दुल्हन थाने पर लाई जाती है उससे पूछताछ होती है। जेल भेजने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को जेल भेजने से पहले उसका मेडिकल कराया जाता है, उसका चेकअप कराया जाता है। दोस्तों जब चेकअप कराया गया तो और भी चौंकाने वाला मामला आ गया, क्योंकि वो दुल्हन तो एड्स से पीड़ित थी। अब बहुत ही मामला गंभीर हो गया कि ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। अब क्या किया जाए। तो उस बादल को बुलाया जाता है थाने पर, कहा जाता है क्या तुम्हारी दुल्हन यही है? तो कहते हैं 100% दुल्हन यही है। तो कहते हैं क्या तुमने इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया? तब बादल कहता है जी बिल्कुल बनाया। तो पहले तो जो बड़े साहब थे थाने के वो बताना नहीं चाहते थे,
लेकिन बताना भी आवश्यक था। तो बड़े साहब ने बादल को बताया कि तुम्हारी जो पत्नी है वो HIV पॉजिटिव है। और जब इतनी बात बादल सुनता है तो बिल्कुल पैरों से खिसक जाती है कि एक तो पहले शादी नहीं हो रही थी, शादी हुई भी तो एक ऐसी औरत से हो गई, एक ऐसी लड़की से हो गई जो पहले से ही HIV पॉजिटिव है। अब करें तो करें क्या। सारी प्रक्रियाएं होने के बाद, कानूनी दस्तावेज तैयार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। जब वो महिला जेल चली जाती है तो वहाँ के जो कर्मचारीगण होते हैं उस महिला से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, इस व्यक्ति के अलावा तुमने कितनी शादियाँ की। तो महिला बताती, इससे पहले मैं 6 लोगों के साथ और शादी बना चुकी हूँ और सबके साथ 1-2 दिन रह के बस निकल, अलग अलग क्षेत्रों से। क्योंकि दोस्तों मामला दूर दराज का होता था, लोग लज्जा के मारे लोग जल्दी बताते नहीं थे कि ऐसी बात। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की कहानी कुछ ऐसे ही लेके आया हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी, आप आश्चर्यचकित कि ऐसा कैसे हो रहा है समाज में। दोस्तों दरअसल बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कैमूर। कैमूर के जनवरी 2020 की पटना से भभुआ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस जो रात को लगभग 11 बजे के करीब जाती है, तो उसी पटना से भभुआ के बीच में जाने वाले दो दोस्त होते हैं जिनका नाम दीपक और वीरेंद्र प्रताप सिंह बताया जाता है। दोस्तों पटना से भभुआ के बीच में जब ट्रेन गुजरती है तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है कुदरा। कुदरा नाम का एक स्टेशन लगता है। तो कुदरा के बाद जो लास्ट स्टेशन पड़ता है वहाँ तक जाते जाते सारे यात्री उतर जाते हैं, यानी कि गाड़ी बिल्कुल खाली हो जाती है, 1-2 यात्री रहते हैं। अब जब कुदरा स्टेशन के पास गाड़ी पहुँचती है तो उसमें से जितने यात्री होते हैं सब निकल के चले जाते हैं, लेकिन एक महिला उसमें रह जाती है। तभी दीपक और वीरेंद्र प्रताप सिंह भी उस अपनी बोगी से निकल के स्टेशन पर जाते हैं। तभी देखते हैं वो गाड़ी चलने लगती है। जब गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है तो जो दीपक होता है वीरेंद्र से कहता है कि सामने वाला जो डब्बा उसमें एक महिला अकेली है। तो कहते हैं क्या बात कर रहा है। कहते हैं सही बात कर रहा हूँ, यकीन ना हो तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी ट्रेन को हम लोग पकड़ सकते हैं। दोनों के दिमाग में दोस्तों खुराफात आ जाती है, कुविचार आ जाता है। दोनों दोस्त गाड़ी को दौड़ करके पकड़ लेते हैं और जब पकड़ लेते हैं तो देखते हैं कि महिला अकेली बैठी हुई है। महिला को समझ में आ जाता है कि आखिर मामला क्या है। अब दोस्तों वो दोनों दोस्त उस लड़की को छेड़ने लगते हैं। जब छेड़ने लगते हैं तो कुदरा स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी जो होती है लगभग इसी के आसपास, अब एक दोस्त ज़बरदस्ती करने लगता है महिला से। महिला विरोध करती है तो दूसरा भी करने लगता है और लास्ट में नौबत ये आ जाती है कि दोनों ये कहते हैं कि अगर तुमने शोर शराबा मचाया तो तुमको चलती ट्रेन से फेंक देंगे। क्योंकि मामला लोकल स्टेशन का होता है, गाड़ी बहुत स्लो में चलती है, बहुत स्पीड में चलती नहीं। तो लड़की कुछ बताती उससे पहले लोग वो दोनों दोस्त उसको डरवा देते हैं। इतना डरा धमका देते हैं कि वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती। और उसमें पहले तो दीपक ने उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया। जैसे वो लड़की कुछ बोलने जाती तब तक वो फिर दूसरा दोस्त जो उसका मुंह दबा देता, क्योंकि वो सोचते थे कहीं ऐसा ना हो ये हल्ला मचा दे। बारी बारी 20 किलोमीटर की दूरी लगभग आधा से पौना घंटा में गुजरती है दोस्तों। इस बीच दोनों दोस्त जो होते हैं दीपक और वीरेंद्र प्रताप सिंह, दोनों ने बारी बारी से संबंध बनाया। जब लास्ट स्टेशन आ जाता है तो वहाँ के जो जीआरएफ के जवान होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि किसी भी यात्री को देखा जाए, कोई यात्री ऐसा ना हो जो सो गया हो, तो बोगी में जा कर के इंक्वायरी करते हैं। जब इंक्वायरी करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि एक महिला जो है कहीं से चीखने की आवाज़ आ रही है। जब आवाज़ आ रही है तो खटखटाते हैं तो देखते हैं कि उसमें से महिला और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो पुलिस के रूल में जब पुलिस की आवाज़ में जब वो लोग कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो नहीं तो तुम लोग सारे के सारे मारे जाओगे, तो महिला अंदर से कहती है सर जी मुझे बचा लीजिए, मेरी जान बचा लीजिए।
दरवाज़ा पुलिस खुलवाती है, लेकिन क्योंकि रात को 12 बजे का समय था और स्टेशन छोटा सा, तभी उसमें से एक दोस्त मौका पाकर दूसरे साइड से निकल जाता है। लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है उसका पाँव फिसल जाता है, वो पकड़ लिया जाता है। तो जब पकड़ लिया जाता है तो ला के पहले पुलिस प्यार से पूछती है। तो जब प्यार से पूछते हैं तो उस समय वो कुछ नहीं बताता, लेकिन जान ही रहे हैं पुलिस जब अपनी कड़ाई पे आ जाती है तो सारी बातें वो बताने लगती है। दरअसल ये मामला प्लेटफार्म नंबर 1 का था। उसके बाद जब वीरेंद्र प्रताप बताता है कि हम दोनों दोस्त आ रहे थे, तभी दीपक ने मुझे बताया कि सामने वाली बोगी में एक महिला अकेली बैठी हुई है। तो हम दोनों दौड़ के चढ़ गए और पहले तो हम लोगों का इरादा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में हम लोगों ने इसके साथ कुकर्म किया। उस महिला से पूछा जाता है कि आपने विरोध नहीं किया। वो महिला बताती, सर मैं विरोध करती, लेकिन ये लोग मुझको विरोध करने से पहले ही रोक देते, मेरा मुंह दबा देते, यहाँ तक कि कहते कि तुमको अभी चलती ट्रेन से फेंक देंगे। तो उस महिला ने जो बताया उसके बाद पुलिस महकमा ही नहीं, वो जो पकड़ा गया था आरोपी दीपक, वो भी सख्ती में आ गया। क्योंकि वो महिला बताई कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा थी, मेरी शादी आज से 3-4 साल पहले हुई थी। मेरा पति जो था काफ़ी दिनों तक बीमार रहता था और एक दिन मेरा पति मुझको छोड़ के चला गया, क्योंकि घर की जिम्मेदारी इतनी आ गई थी कि घर में खाने के लिए निवाले नहीं थे। तो मेरा पति जो है मुझको छोड़ के चला गया कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। और दोस्तों, उस महिला ने बताया कि धीरे धीरे जब मेरी भी तबीयत ख़राब होने लगी तो मैं भी जाके अपनी जांच कराई। तो उस जांच में मुझे HIV यानी कि एड्स पॉजिटिव पाया गया। जब इतनी बात CRPF के जवान सुनते हैं तो कहते हैं चलो जिसने जैसा बोया वैसा ही काटा, क्योंकि इन लोगों दरिंदों को अपनी हवस मिटाने के लिए जैसे ये लोग किसी महिला के ऊपर हाथ उठाए, दुराचार का प्रभाव किए, तो उनको इसका परिणाम मिल गया। दोस्तों, जब इतनी बात दीपक सुनता है तो वो भी फूट फूट कर रोने लगता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ में, कि अब मैं क्या करूं। जब ये बात न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती है तो उसका जो दूसरा दोस्त होता है वीरेंद्र प्रताप सिंह, वो भी अपने आप को आके सरेंडर कर देता है, क्योंकि वो भी जान जाता है कि अब हमारी जो लाइफ है, हमारे द्वारा जो किया गया कृत्य है, ये माफ़ी योग्य नहीं। दोस्तों, तो अब इस घटना में दोनों आरोपी जेल भेज दिए जाते हैं। वो महिला बताती है कि मैं ऑलरेडी दवा लेके आ रही थी, जैसे मैं कुछ बताना चाहती थी इन लोगों से कि मैं बताऊं कि मैं एड्स पॉजिटिव हूँ, वैसे ही ये लोग मेरा मुंह दाब देते थे, मुझको डराने धमकाने लगते थे। मैं कुछ नहीं बोल पाती, उससे पहले ये लोग अपना काम चालू करते। तो दोस्तों, मेरे कहानी कहने का मतलब आपको बताना नहीं, आपको जगाना है कि कोई भी कदम उठाएं तो बिना सोचे समझे नहीं उठाएं, और उठाने से पहले 100 बार सोचें और ऐसे कुकृत कर्मों से बचें। तो दोस्तों, आज की कहानी में हमारे जो साथी हमको सपोर्ट करते हैं, संतोष कुमार राजभर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर धीरज साहब, डॉक्टर प्रिंस राजभर जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, क्योंकि आप लोग लगातार अपना प्यार दुलार बनाए हुए हैं। दोस्तों, मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में एक नए कहानी के साथ, एक नए मोटिवेशनल के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, सादर प्रणाम।